हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु आपका रीजनिंग मेंटर आ चुका हूं आज डे 4 में। आज की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई अगर हम बात करें तो अभी हम आरआरबी पीओ और क्लर्क के एक अमेजिंग से क्रैश कोर्स की तरफ जा रहे हैं। 40 दिन का क्रैश कोर्स, और इस 40 दिन में 40 बड़े कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आपके एक्सपेक्टेड पेपर करवाने वाला हूं मैं, मॉक पेपर कराने वाला हूं मैं, तो बड़ा मजा आएगा। पहले तो मैं आपको टॉपिक वाइज डील कराऊंगा कि भाई इस बार के एग्जाम में क्या क्या टॉपिक आएगा और उन टॉपिक्स के प्रॉपर सेशंस। उसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा प्रॉपर एक मॉक पेपर, प्रॉपर एक्सपेक्टेड पेपर जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिएगा। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि भाई हम सबसे पहले आपके पास आपको नॉक करते मिलेंगे कि आ जाओ और अपनी तैयारी की एक सीट पक्की कर लो। भाई गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कहानी जो है वो आपकी शुरू होते होते आज डे 4 पे पहुंच गई। भाई चौथा दिन हम लेके आ चुके हैं इस क्रैश कोर्स का, और ये क्रैश कोर्स 40 दिन का है, यानी आपके एग्जाम के ठीक पहले तक हम आपके साथ बने रहेंगे। और अभी तो ये क्रैश कोर्स हमारा किसका है? प्रीलिम्स का। मेंस भी हम आपको पढ़ाएंगे, और फिर से सुन लो, बिल्कुल फ्री, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन। किसी भी सेक्टर में आपको जाना है, बैंकिंग में, एसएससीज में, रेलवेज में, स्टेट लेवल एग्जाम्स में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां मिलने वाला है। तो बस आपको करना यह है कि सेशन को लाइक शेयर करते रहो, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, और अपनी एक सीट गवर्नमेंट जॉब में पक्की कर लो, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भाई आज का जो सेशन होगा वो इट इज ऑल अबाउट ब्लड रिलेशन। आज हम ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टॉपिक आपको 4-5 नंबर जो दे ही देता है, आपको 4-5 नंबर तो फिक्स है कि मिलना ही मिलना है। तो याद रखना, इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आरआरबी पीओ और क्लर्क पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ ये पीओ क्लर्क में आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही भारत का कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां रीजनिंग आती हो और वो ना आता हो, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा। तो इट इज ऑल अबाउट, सारे एग्जाम्स की बात करूं तो इट इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, सारे एग्जाम्स की बात करें वहां पे तो ब्लड रिलेशन के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे एक एक करके बात करेंगे। तो शुरुआत करूं मैं सबसे पहले भाई, तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर बात करूं यहां पे पढ़ना क्या क्या है, तो इंडिकेटिंग फॉर्म, पजल फॉर्म, कोडिंग फॉर्म, 3 तरह के फॉर्म्स यहां पे बनते हैं, और ये तीनों तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही पेपर में मात्र एक ऐसा टॉपिक है जो एक ही पेपर में तीनों सेगमेंट आपको दे सकता है। तो तीनों पे बात करेंगे और आराम से बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। यहां पे सबसे पहले बता दो भाई इसकी वेटेज इस बार कितनी रहने वाली है। तो याद रखना कि वेटेज इसकी याद रखोगे 3 नंबर से लेके 4 नंबर की आपके एग्जाम में वेटेज होने वाली है, जिससे आपके आंसर्स बनेंगे। और अगर बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क के तो सारे क्वेश्चन आपको 40 ही बनाने हैं। यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। मैथ्स पूरी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन रीजनिंग पूरी बन जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा कि रीजनिंग में चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो अपकमिंग एग्जाम्स हो, टारगेट पूरे नंबर लाने के रखना है। 35 का पेपर है तो 35 का, 40 का पेपर है तो 40 का। तो आपका टारगेट प्रीलिम्स में तो स्पेशली, भाई मेंस की बात नहीं करूंगा, मेंस में वैसे भी थोड़ा दिक्कत जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की तो पूरे के पूरे नंबर लाने भाई। तो चलो एक एक करके इनके क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं आपके सामने। सब कुछ आपको क्लियर होगा, मेरे ख्याल से क्लियर होना भी चाहिए। आपको सबको शायद पता भी होगा यहां पर किसको किस चीज से रिलेट करते हैं। ब्लड रिलेशन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर कंसेप्ट वीडियोस में दे चुका हूं, कंसेप्ट सेशंस पूरे जा चुके हैं, जिसके अंदर मैंने एक एक करके सारी चीजों को समझाया है। अब चूंकि एग्जाम का सीजन है, एग्जाम का दौर है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताऊंगा। मैं थोड़ा सा एक हिंट अगर दे दूं तो यहां पे याद रखना है, फैमिली में मैं किसी भी मेल मेंबर को ऐसे बॉक्स बना के इंडिकेट करूंगा भाई, किसी भी मेल मेंबर को ऐसे बॉक्स बना के, और फीमेल मेंबर को ऐसे सर्कल बना के इंडिकेट करना है। किसी भी फीमेल को ऐसे सर्कल बना के इंडिकेट करना है। हस्बैंड और वाइफ के लिए ध्यान रखना आप लोग, एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, और बीच में प्लस का साइन आएगा। ये कौन होंगे? ये हस्बैंड होंगे और ये वाइफ होंगी। तो इनको आपको प्रॉपर इस तरह से लेके चलना है। और ब्रदर एंड सिस्टर के लिए एक मेल और एक फीमेल, और बीच में माइनस का साइन आएगा। ये कौन होंगे? ब्रदर होंगे। ये कौन होंगे? सिस्टर होंगे। थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करूं अगर आप समय, तो याद रखिएगा हस्बैंड वाइफ को स्पाउस भी कहते हैं,
ठीक है, हिंदी में भी दंपति कहेंगे, और यहाँ पे सिबलिंग्स, ठीक है, ठीक है, सिबलिंग्स कहते हैं। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई या बहन। ध्यान रखना, सिबलिंग्स का मतलब भाई भाई नहीं होता, सिबलिंग्स का मतलब बहन बहन नहीं होता, सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर एंड सिस्टर। तो याद रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है जो आपको लेके चलना है। जनरेशन गैप आपको पता होगा कि पापा है तो एक जनरेशन ऊपर, मम्मी है तो एक जनरेशन ऊपर, दादाजी हैं तो 2 जनरेशन ऊपर, अगर आपका कोई बेटा या बेटी है तो आपसे 1 जनरेशन नीचे। तो ये कॉमन सेंस का खेल है, आपको कॉमन सेंस से ही नंबर लेके चलना है। तो चलो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले इंडिकेटिंग से। भाई सबसे पहले इंडिकेटिंग वाला क्वेश्चन आपके सामने, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा एक बार। एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा, क्या कहना चाह रहा, जरा इसको ट्राई कीजिए। इंडिकेट करके, इशारे से आपके सामने एक रिश्ता बताया गया है आपके परिवार का, उस रिश्ते का नाम आपको ढूंढना है। जल्दी से निकालिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है आपको क्वेश्चन, तो सिर्फ देखिए और बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए जल्दी से। जल्दी से बनाने की कोशिश करिए भाई। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोनिका ने कहा, भाई मोनिका क्या बोलती है कि उसके बेटे के पिता, किसके बेटे के पिता, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मोनिका कहती है कि उस महिला के बेटे के पिता। तो जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है पहले भाई उसी को बना लो, और याद रखना सिर्फ डायग्राम से ही आंसर निकलता है, आप ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते। तो क्या बोला गया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोनिका कह रही, भाई मोनिका ने क्या बोला, हर सन्स फादर, उसके बेटे के पिता, उसके मतलब किसके, उस महिला के। तो सबसे पहले उस लेडी को बना लो, लेडी मतलब फीमेल होगी, एल लिख दे रहा हूं यहाँ पे लेडी से। इस लेडी का बेटा कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है लेडी का ये बेटा हो गया, बेटा मतलब 1 जनरेशन नीचे होगा। उस लेडी का जो बेटा होगा उसके पापा, जाहिर सी बात है किसी महिला के बेटे के जो पिता हैं वो ऑब्वियस सी बात है उस महिला का हस्बैंड होगा ना, हाँ या ना। इस लेडी के बेटे के जो पापा होंगे वो महिला के पति होंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया वहां पे, मोनिका कहती है कि उसके बेटे के जो पिता हैं, इसके बेटे के जो पिता हैं ये, मोनिका कहती है कि मेरी मम्मी के, ठीक है, मेरी मम्मी के ये दामाद हैं। अगर मोनिका की मम्मी के दामाद हैं तो जरा सोचो, यहां पे 2 चीजें दिमाग में आ रही। ये दामाद कैसे होगा भाई, मोनिका की मम्मी का दामाद, तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मोनिका जो है इनकी बहन हो, ठीक है, और मोनिका की जो मम्मी होंगी वो डेफिनेटली इसकी भी मम्मी हो जाएंगी। तो मोनिका की मम्मी का ये दामाद है। दामाद कौन होता है भाई, बेटी का पति, बेटी का पति, ऐसा। तो इस हिसाब से बताइए मोनिका उस महिला से कैसे संबंधित है, मोनिका जो है वो इस महिला से कैसे संबंधित है। तो नियम से हिसाब से देखा जाए तो मोनिका भाई उस महिला की क्या लगने वाली है, सिस्टर। इस डायग्राम से देखा जाए तो सिस्टर लगने वाली है मोनिका, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था एक तस्वीर में एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मोनिका ने कहा कि उसके बेटे के पिता मेरी माँ के दामाद हैं। इकलौते दामाद नहीं बोला गया, सिर्फ दामाद बोला गया। तो मोनिका के माँ के जो दामाद होंगे वो ऑब्वियस सी बात है, ये पूछा गया कि मोनिका का उस महिला से क्या रिश्ता है। अगर यहाँ पर समझना ध्यान से, यहाँ पर कई बच्चे इसका कैसे अप्रोच ये भी ले सकते हैं क्या, कि जो लेडी है वही मोनिका है, ऐसे कि भाई ये मान लो ये मोनिका है, ठीक है, उसके बेटा, ठीक है, उसका जो बेटा होगा, उसका जो बेटा होगा उसके पापा यानी मोनिका के हस्बैंड। तो मोनिका के बेटे के जो पिता हैं वो मोनिका की मम्मी के दामाद हैं। तो मोनिका की मम्मी के ये क्या हैं, दामाद हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि मोनिका की मम्मी का जो दामाद होगा वो मोनिका का पति भी हो सकता है, यानी तस्वीर जो हो वो मोनिका खुद की लेके चल रही हो। लेकिन ज़रा सोचो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा क्या कि मोनिका उस महिला से, इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें अलग अलग हैं। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मोनिका जो होगी उस महिला की क्या लगेगी, यानी मोनिका स्वयं है, तो स्वयं का तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो क्या नन ऑफ दीज पे जाएंगे। अब ये देखो ये डाउट बन गया भाई, एक से तो हम आंसर कंफर्म है कि मोनिका यहाँ पे सिस्टर हो जा रही है, लेकिन कहते हैं ना कि ब्लड रिलेशन में क्या बोला गया, कभी भी जब तक जेंडर क्लियर ना हो, जब तक ब्लड रिलेशन में जेंडर क्लियर ना हो तो भले ही नाम आपको मोनिका दिखाई दे, वो जरूरी नहीं कि वो मोनिका मेल है या फीमेल है। तो यहां पर पूछा मोनिका के बारे में गया कि हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू दैट लेडी, कि मोनिका उस लेडी की क्या लगेगी। तो यहाँ पे मोनिका का जेंडर क्लियर ना होने की वजह से हम डिसाइड ही नहीं कर सकते आंसर क्या आएगा। तो आंसर इसका सिस्टर नहीं बोलेंगे, नन ऑफ दीज बोलेंगे।
नन ऑफ दीज क्यों बोला मैंने, समझ में आया भाई? नियम से तो कहा जाए तो सिस्टर होगा। ये तो अप्रोच यहाँ पे गलत हो सकती है स्वयं वाली, कि स्वयं जो है वो मोनिका खुद हो, क्योंकि वहां पे दो इंडिकेट किया जा रहा है कि दो लोगों की बात हो रही है। तो ये तो हम नहीं कह सकते, मैंने बना के हालांकि दिखाया, लेकिन आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों आया? क्योंकि पूछा मोनिका के बारे में गया है और तस्वीर में इशारा करते हुए मोनिका कहती, मोनिका ने कहती है, ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोला, मोनिका ने कहा, मोनिका सेड, कहीं भी कोई हिंट नहीं बोल रहा, कहीं भी कोई हिंट नहीं मिल रहा। उसने क्या बोला कि हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी के जो क्या है वो दामाद हैं, उस महिला के बेटे के जो पापा हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि ये डायग्राम बन रहा भाई कि मोनिका ये रही, मोनिका की जो मम्मी का दामाद कौन है? जो इस लड़के के पापा का पति है। तो ये हो सकता है कि मोनिका ये दोनों बहन है, लेकिन फिर से बोलूंगा क्वेश्चन में मोनिका के बारे में पूछा गया जिसका जेंडर कहीं से क्लियर नहीं हो रहा, इस वजह से आप इसमें क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर लास्ट पे, नन ऑफ दीज पे। एक्चुअली आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। जब तक जेंडर क्लियर ना हो कुछ भी दे दिया जाए आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप? नन ऑफ दीज लगा दोगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। लो अगला क्वेश्चन उड़ाओ जरा सा, अगला क्वेश्चन उड़ाओ जरा सा, अगला क्वेश्चन उड़ा दो बेटा। क्या होगा ये पढ़ो जरा सा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं भाई आपके लिए। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटो, चलो भाई। उमेश सेड, ठीक है, एक लड़की है जिसकी फोटो देखते हुए उमेश कहता है, क्या कहता है भाई? कि हर मदर, उस लड़की की जो मम्मी है उनका जो भाई है ना, लड़की के मम्मी का जो भाई है वो मेरी मम्मी के पिता का इकलौता बेटा। समझना इसको, अगर मैं ड्रॉ करूं, उस लड़की की मम्मी का भाई, यानी लड़की ये रही, देखो ये रही वो लड़की, ये रही वो गर्ल, इस लड़की के मम्मी का भाई, ये देखो इस लड़की के मम्मी का जो भाई है ना, ठीक है, ठीक है, लड़की देखो उसकी माँ के भाई जो हैं, इसकी मम्मी का जो भाई है, ठीक है, मेरी मम्मी के पिता का इकलौता बेटा, मेरी मम्मी के पिता का इकलौता बेटा, तो उमेश तो इनका भाई होगा ना, उमेश यहीं तो आएगा। उमेश की मम्मी ये हो गई, और उमेश की मम्मी के पिता, जरा सोचो, उमेश ये रहा, उमेश की मम्मी के पिता ये हो गया पिता का वो इकलौता बेटा। देखो ना, उमेश ने इस लड़की को देखा और कहा कि भाई इस लड़की के मम्मी के जो भाई हैं, लड़की की मम्मी के भाई मतलब लड़की के मामा, ये जो लड़की के मामा हैं वो उमेश कहता है कि भाई मेरे मम्मी के पापा, तो उमेश की मम्मी के पापा उमेश के नाना हो गए, तो उनका वो इकलौता बेटा है। तो उमेश तो इनका कह सकते हैं या तो भाई हुआ या तो बहन हुई। अब जरा सोचो, हालांकि उमेश का भी जेंडर मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हाउ इज गर्ल्स मदर, ये लड़की की जो मम्मी है ये कौन है? उमेश की। तो ऑब्वियस सी बात है उमेश की भी तो ये मम्मी लगेंगी ना, उमेश की भी तो ये मम्मी लगेंगी ना। उमेश के बारे में पूछता तो आप डिसाइड नहीं करते भाई, उमेश का जेंडर नहीं पता और आप डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हो। जब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आंसर निकलेगा? तो भाई साहब इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन में मदर है क्या? बिल्कुल, पहला ऑप्शन जो है इट इज ऑल अबाउट मदर। समझ में आई बात? चलिए जरा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है जरा उसको ध्यान देते हैं। लीजिए भाई इसको बनाने की कोशिश करिए जरा। भाई अंजलि के भाई श्याम जो हैं वो राजेंद्र के क्या हैं भैया? राजेंद्र के बेटे के दादाजी हैं। मुझे लगता नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। क्लर्क में आपको मान के चलो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरआरबी क्लर्क की सबसे खास बात है कि भाई पेपर बहुत इजी देता है। चलो उड़ाओ जरा इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। भाई अंजलि का कोई भाई है, तो ये देखो अंजलि का भाई है जिसका नाम श्याम है। श्याम भाई है मतलब मेल होगा, अंजलि का जेंडर क्लियर नहीं है भाई। श्याम जो है वो अंजलि का भाई हो गया, जो कि राजेंद्र के बेटे के दादाजी हैं। कौन? श्याम। तो राजेंद्र ऑब्वियस सी बात है यहां होगा, इसका एक बेटा होगा, और राजेंद्र के बेटे के दादाजी अगर श्याम हो गए तो नो डाउट श्याम जो है वो राजेंद्र के पापा होंगे। ठीक है, राजेंद्र के बेटे के दादाजी। मैं यहाँ पे डाउट में हूं थोड़ा सा राजेंद्र का जेंडर लेकर। अगर ग्रैंडफादर लेके मान के चलोगे तो राजेंद्र मेल आ जाएगा, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि ग्रैंडफादर मतलब होता है पापा के पापा। ओके, तो क्या बोला गया कि अंजलि का जो भाई है श्याम, वो राजेंद्र के बेटे के दादाजी हैं। तो राजेंद्र का बेटा ये हो गया, उसके दादाजी बन गए। तो क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन में पूछा किसका बोला गया कि राजेंद्र का कोई भाई बहन नहीं है। चलो वो भी ठीक है। तो श्याम कौन है? राजेंद्र का। पूछा श्याम के बारे में गया, तो श्याम राजेंद्र के कौन हो गया? पापा। आंसर आ जाएगा इसका क्या?
फादर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और जिसका आंसर आप लोगों ने मेरे ख्याल से सही निकाला होगा। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे क्वेश्चन को भाई अंडर एस्टिमेट तो करना मत, कभी कभी ये छोटे क्वेश्चन भी बड़े भारी पड़ जाते हैं, ठीक है ना। चलो देखो जरा सा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। किसी तस्वीर में कोई लड़की है, ठीक है, उस लड़की की तरफ देखते हुए सलमान कहता है कि भाई उस लड़की की जो मम्मी का भाई है, लड़की की मम्मी का भाई मतलब लड़की का मामा, जो लड़की का मामा है ना वो इकलौता बेटा है किसके? मेरे मम्मी के पापा का। तो जरा सोचो यहां पे कैसे बनाऊंगा इसको मैं। देखो लड़की यहां पे बना दिया मैंने, ये लड़की है तो बोला गया लड़की ये रही बेटा गर्ल, इसकी जो मम्मी का सगा भाई है, तो लड़की की मम्मी का जो सगा भाई होगा वो कौन है? नहीं, यहां पे बोला गया है कि उसकी मम्मी का भाई जो है, इस लड़की की मम्मी का जो भाई है, ठीक है, ये जो भाई रहा यानी लड़की का जो मामा है वो कौन है भाई? वो कौन है? वो सलमान कहता है कि भाई मेरी मम्मी के पिता का भाई बेटा है। तो सलमान की मम्मी के पिता का अगर बेटा ये हुआ तो सलमान तो ऑब्वियस सी बात इसका भाई हो सकता है। सलमान की मम्मी ये हो गई और सलमान की मम्मी के पापा सलमान के नाना जी का इकलौता बेटा है, तो यानी सलमान के भी तो ये मामा हो गए, तो उस हिसाब से ये भाई बहन होने चाहिए। फिर लेकिन आगे उन्होंने क्या बोला है कि अगर लड़की सलमान की सगी बहन नहीं है, तो अगर ये सगी बहन नहीं है और ये लेकिन मामा है, तो इसका मतलब सलमान की जो मम्मी है और इस लड़की की मम्मी सगी बहन है, ये दो बहनें हैं और इनका बेटा या बेटी कौन है? सलमान है। तो सलमान की मम्मी के पापा सलमान के नाना जी और नाना जी का इकलौता बेटा है यानी मामा। तो सलमान के जो मम्मी है वो 2 बहनें और 1 भाई है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बताओ कि लड़की की जो मम्मी है यानी ये जो है वो सलमान की कौन लगेगी? तो मम्मी की बहन कौन होती है? मौसी होती है ना भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा मौसी। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। आंसर इज आंट। समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आसान तरीके से ही आपको यहाँ पे प्रॉपर करना था, ठीक है। सलमान अगर सगा भाई नहीं हुआ या सगी बहन नहीं हुआ तो इसकी लड़की का या लड़की सलमान की सगी बहन नहीं हुई तो सलमान ऑब्वियस सी बात है इसका कजिन होगा और सलमान की मौसी लगेंगी। ये क्यों? क्योंकि मम्मी इसकी 2 बहनें हो जाएंगी, क्योंकि जो इस लड़की की मामा है वो सलमान के भी मामा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उड़ाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और समझना आपको है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन मैंने दिया है आपको कि नेहा का जो पति है वो इकलौता बेटा है पायल की मम्मी का। भाई नेहा का पति पायल की मम्मी का अगर इकलौता बेटा हुआ तो बताइए पायल कौन है नेहा की। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और आप इसको करे होंगे, वीडियो को पॉज करके जरा बनाइए और ऑप्शंस दे चेक कीजिए कि ऑप्शन आपका क्या आने वाला है। तो देखो भाई नेहा का जो पति है, ऐसे बना देता हूँ, ये रही नेहा, ठीक है। नेहा का पति मतलब नेहा फीमेल हो जाएगी, तो नेहा का जो पति है ये रहा नेहा का पति, ठीक है। अब जब ये नेहा का पति है, सोचो जरा सा, नेहा का जो पति है वो पायल की मम्मी का इकलौता बेटा है। सोचो जरा सा, नेहा का जो पति है वो पायल की मम्मी का इकलौता बेटा है। ये पायल की मम्मी का इकलौता बेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है पायल इसकी बहन हो सकती है और पायल की मम्मी एक कोई हो गई, उनका इकलौता बेटा। भाई इकलौता बेटा मतलब क्या होगा? बेटा एक ही होगा, बेटियां हो सकती हैं। तो पायल की मम्मी का अगर इकलौता बेटा ये हुआ तो पायल तो फिर बहन होंगी ना। पायल किसकी बहन होंगी? इस आदमी की। मेरे ख्याल से आपने भी ऐसे ही किया था। अब क्या पूछा गया बताओ कि क्या बताओ यहाँ पे कि नेहा का जो पति है वो पायल की मम्मी का इकलौता बेटा है, तो पायल कौन है? नेहा की। तो ये जो पायल है वो नेहा की तो ननद लगेंगी ना। भाई देखो ना, नेहा के पति और पति की क्या सिस्टर, तो पति की सिस्टर को क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। सिस्टर इन लॉ ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में मौजूद है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका आंसर सिस्टर इन लॉ लगा दिया था। तो आपको बता दूं मैं कि सिस्टर इन लॉ जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है गाइज। और वो जानने वाली बात क्या है भाई? देखो ध्यान से देखो, वो जानने वाली बात कुछ ऐसी है कि इस डायग्राम को आप चाहेंगे तो एक और तरीके से बना सकते हैं। एक और तरीके से कैसे बना सकते हैं जरा देखो ध्यान से। अगर मैं कहूं कि नेहा का जो पति है, तो मैं बना देता हूं इसको यहाँ पे, यही बना देता हूं मैं कि नेहा ये रही, तो इसका कोई पति है मतलब डेफिनेटली नेहा का कोई पति होगा, ये रहा। तो नेहा का जो पति है ये आदमी, ठीक है, ध्यान से देखना। नेहा का जो पति है ये जो पति है वो इकलौता बेटा है किसकी मम्मी का? पायल की मम्मी का। जरा सोचो कि नेहा का जो पति है वो पायल की मम्मी का इकलौता बेटा है, तो पायल यहां आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो पायल की मम्मी ये हो गई और पायल की मम्मी का इकलौता बेटा खुद भी पायल तो हो सकता है। भाई पायल की मम्मी का इकलौता बेटा खुद पायल भी तो हो सकता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो भाई ऐसे इसलिए क्योंकि आपको थोड़ी पता कि पायल लड़का है कि लड़की है। नाम लड़की का है तो थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि वो लड़की है कि लड़का है। तो ध्यान रखना,
जब तक ब्लड रिलेशन में जेंडर डिसाइड ना हो कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आंसर कौन सा आएगा, कौन सा आंसर नहीं आएगा। तो इस बात के लिए बिल्कुल मेक श्योर हो जाओ कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जेंडर आना बहुत जरूरी है। तो पायल भी तो इकलौता बेटा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पायल का सच में कोई भाई हो, पायल इकलौता बेटा ना हो। तो इसके हिसाब से आ गया भाई ननद, सिस्टर इन लॉ, और इसके हिसाब से तो हस्बैंड आ गया ना भाई। इसके हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होने वाला है, हस्बैंड होने वाला है। और नोटिस करना ऑप्शन में हस्बैंड भी मौजूद है। नोटिस करना कि किसी ने अगर ऐसे दिमाग लगा दिया कि पायल को ही इकलौता बेटा बनाया, तो एग्जामिनर ने सारी चीजें देख के रखी हैं कि आप लगाओ तो आंसर, हम तैयार हैं माइनस में आपके नंबर लाने के लिए। तो तैयार रहना, सोच के करना भाई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हस्बैंड भी अपनी जगह पे सही है और सिस्टर इन लॉ भी सही है। तो आप डिसाइड कर सकते हो क्या? बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब हम आंसर नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां दिक्कत ज्यादा जा रही है। समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करने की सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। गेटिंग माई पॉइंट गाइज? परफेक्टली। चलो, तो याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब तक मैंने आपको क्या बताया था? अब तक मैंने आपको बताया था कि कैसे हम करेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म को। अब आती है असली लड़ाई भाई। पजल फॉर्म से, इंडिकेटिंग से तो 1-2 नंबर मिलते हैं, पजल से 5-5 नंबर तक मिल जाते हैं भाई। याद रखना, बहुत ही डरावना मोमेंट होता है। और क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डरावना भी है, थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है, क्योंकि पीओ का स्टैंडर्ड मैंने सेट करने की कोशिश करी। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि स्टैंडर्ड अगर आपका हाई रखोगे तो इजी क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। देखो, मैं पहले ही क्वेश्चन हाई रखा हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन अगर इजी दूंगा तो आपका स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, तो आप तुरंत उड़ा दोगे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, जरा इसको देखो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ जरा इसको, देखो कितने लोग बना पाते हैं। वीडियो को पॉज करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया मैंने यहाँ पे। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके बनाओ जरा। चलो भाई, अब इसको मुझे लगता है कि बताना चाहिए मुझे, तो एक एक करके पॉइंट बना के इसको देखेंगे। सिर्फ पूरा फोकस करो इसको बनाने का। अगर आपने इसको बना लिया ना तो आप समझ लो कि आधी लड़ाई आपने जीत ली। कितने लोग हैं भाई? परिवार में 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पी के बाद आर है भाई कॉमा में, 9-10 लोग हैं। ठीक है, क्या बोला गया? लाइन बाय लाइन पढ़ो, कभी घबराना नहीं क्वेश्चन से। अगर आप घबराओगे तो फिर करोगे क्या? क्या बोला गया है कि 3 जो हैं वो मैरिड कपल्स हैं भाई, 3 विवाहित जोड़े हैं। और इन 3 विवाहित जोड़े में बोला गया जो एन है वो सी की वाइफ है। जरा सोचो, अगर सी की वाइफ कौन हो गई? एन हो गई। सी की वाइफ एन हो गई तो नो डाउट सी क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बोला गया जेड जो है वो नीस है किसकी? पी की। अच्छा, नीस का मतलब क्या होता है भाई? नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। तो जेड किसकी नीस है? पी की। तो अलग से बना लो भाई, पी की नीस कैसे होगी? कि पी का कोई भाई या बहन होगा जिसकी बेटी कौन है? जेड है। पी का कोई भाई या बहन होगा जिसकी बेटी कौन हो गई भाई? जेड हो गई। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये बट वर्ड आ गया, तो बट का मतलब किसकी बात होती है? फर्स्ट पर्सन की, यानी कौन? यानी जेड। यानी जो जेड है वो के का बच्चा नहीं है, के की संतान नहीं। ठीक है भाई, तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा यहीं लिख लेता हूं, क्या कि जेड जो है के की संतान जेड नहीं है। नहीं है मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ो और यहां पे रुकना नहीं है, पढ़ते चलो। जरा सा आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश किया कि जो ए है ना वो इकलौती बहू है ई के पिता की बहन की। देखो, घुमा दिया क्वेश्चन को कि जो ए है, ए इज द ओनली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू होता है, कि जो ए है वो इकलौती बहू है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ई के पिता की बहन का। तो ई के जो पिता होंगे, मैं इसको लिखूंगा कहीं से, ये देखो, ई जो है, ई के कोई पिता हैं, उनकी एक बहन है जिसकी वो बहू है। कौन? ए। तो बहू होगी मतलब इनका एक ही बेटा है भाई, इकलौती बहू बोला गया है, तो उसकी एक बहू है जिसके नाम क्या है? ए है। ई के पापा की बहन, यानी ई की जो बुआ है उसकी इकलौती बहू, मतलब ई के जो बुआ है ना उनका क्या है? आपका बोला गया है कि एक ही बेटा होगा। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पे आपको बताई शायद कि 3 मैरिड कपल हैं क्वेश्चन में, 3 मैरिड कपल है। ठीक है ना, चलिए आगे जरा पढ़ लेते हैं। तो ये लाइन हमने यहां से पढ़ ली थी। ठीक है, कहां तक पढ़ ली थी भाई? पढ़ लिए थे हमने यहां तक। ठीक है, यहां तक। अब आगे देखो, जो बी है ना वो सी की बेटी, बी इज अ डॉटर ऑफ सी। तो सी की एक बेटी है जिसका नाम बी हो गया। चलो भाई, बी बेटी हो चुकी है। आगे पढ़ लो जरा सा। सी, हु मतलब किसकी बात हो रही? सी की, कि जो सी है वो किसी भी हाल में किसके पिता होंगे? के। तो सी के पिता है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे करूं तो ये देखो,
सी के पिता हो जाएंगे, तो के और बी या तो भाई बहन होंगे या तो दोनों भाई होंगे, या तो दोनों भाई कह रहा हूं, दोनों बहनें होंगी, या तो ये भाई बहन होंगे या तो दोनों बहनें होंगी। के का जेंडर अभी मुझे नहीं पता। आगे पढ़ लो जरा सा एन कि जो एन है ना वो मदर है किसकी, पी की। एन पी की मदर है। जरा सोचो अगर एन पी की मदर है किसकी, पी की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पी है वो भी इन्हीं का बच्चा है। ये लो भाई पी हो गया। और जैसे ही पी आया तो देखो पी का तुमने डेटा लिखा हुआ था, पी का डेटा लिखा हुआ था कि जो पी है वो जेड, जेड उसकी पी की क्या है, नीस है। नीस मतलब भाई की बहन, भाई की बेटी या बहन की बेटी। और जरा देखो के की बेटी जेड नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जेड किसकी बच्ची हो जाएगी, पी बी की बेटी हो जाएगी जेड। तो ये देखो डेटा तुमने क्या किया, जो लिखा था ये तुमने अरेंज कर दिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। जो डेटा अलग से लिखे ना उसको उठा के लिखो। जेड अगर पी की भतीजी या भांजी है तो या तो भाई की बहन बेटी होगी या तो सिस्टर की। तो पी का के की बच्ची तो हो नहीं सकती, बोला गया कि जेड के का बेटी नहीं है, यहाँ पे के की बेटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बचा कौन, बी। तो बी की बेटी जेड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, इतनी चीजें दिख रही हैं आपको, ठीक है ना। ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी हट गया। ये वाला डेटा पूरा अभी लिखा बचा हुआ है भाई। आगे पढ़ लो, आगे क्या बोला गया। जो ग्रैंड मदर हैं, सॉरी ये लाइन होगी क्या कि एन इज अ फादर ऑफ पी, ये हो गया क्या, एन पी के पिता है, ठीक है। ग्रैंड मदर ऑफ ई यानी जो ई की दादी है हैज ओनली 2 डॉटर्स। सोचो जरा, ई की जो दादी है ना उनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो ई की दादी मतलब ई के कोई पापा होंगे या मम्मी होंगी, आई डोंट नो। उनकी जो मम्मी है इनकी 2 बेटियां, ठीक है। ओनली 2 डॉटर्स का मतलब होता है कि बेटियां 2 हैं, बेटा 1 हो सकता है, बेटियां 2 हो सकती, बेटा 1 आध ज्यादा हो सकता है, ठीक है। छोड़ दो इस लाइन को फिलहाल तुम्हें। इनकी 2 बेटियां, चलो मान लो एक बेटी यहां ले लिया, एक इनको खुद को मान लिया, फिलहाल छोड़ देते हैं इसको। आगे बोला गया के का कोई भी बच्चा नहीं है, मतलब के की शादी यहां पर नहीं हुई है, ऐसा बोला गया, के का कोई बच्चा नहीं है। और जे जो है वो पी की वाइफ है। जरा देखो पी की वाइफ जे है तो पी तो मेल हो जाएगा, और पी की वाइफ अगर जे हो गई तो जे हो गई यहाँ पे कौन, फीमेल। और इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैरिड कपल है। अच्छा आगे बढ़ लो जरा सा, आगे बढ़ लो बेटा। यहाँ पे क्या बोला गया, हु मतलब किसकी बात हो रही है, पी की, सॉरी हाँ पी की। जो पी है ना वो क्या है, पी हैज ओनली 1 चाइल्ड। भाई इनका कोई एक ही बच्चा है, केवल एक ही बच्चा है वो। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि वो बच्चा कौन हो सकता है, ई हो सकता है, वो बच्चा ई हो सकता है, ऐसा नहीं लग रहा, या हो सकता है वो बच्चा इनमें से कोई एक हो, ठीक है। छोड़ो जरा सा, आगे देखो जरा सा। ई जो है वो फीमेल मेंबर है भाई, लो ई फीमेल हो गई, कंफर्म हो गया। आगे पढ़ो इसमें क्या है, आगे क्या बोला गया, इसमें क्या बोला गया भाई, देखो जरा सा। ई इज अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली बट शी इज नॉट द नीस ऑफ पी, लेकिन वो पी की नीस नहीं होगी। जो ई है वो पी की नीस नहीं होगी। इसका मतलब अब मैं श्योर हूं कि पी के नीचे आएगी कौन, ई। और ई के जो यहाँ पे देखो ई जो है वो ऐसे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे इनकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो ई के ये देखो पापा हो गए, ये मम्मी हो गई। और एक बात जो बोली गई थी ना कि यहाँ पे बात बोली गई थी, वो क्या बोली गई थी जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं मिटाऊं तो ऐसा बोला गया था कि ई के जो पापा हैं उनकी एक बहन है जिसका एक बेटा है, ठीक है। तो ई के पापा यहाँ पे मैंने किसको रखा है भाई, ई के पापा पी को रखा है, और पी की एक बहन है जिसका एक बेटा और बहू है। तो वो के की अगर शादी नहीं हुई है या के का कोई बच्चा नहीं है तो पी की बहन कौन हो जाएगी, बी, जिसका एक बेटा और बहू है। तो इसका मतलब डेफिनेटली इनका एक बेटा और बहू, मतलब यहाँ पे एक बेटा होगा, ठीक है, जो कि जेड का भाई होगा, और उसकी एक वाइफ है जिसका नाम कौन है, ए है ना। बी की एक बहू है जिसका नाम कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये लाइन भी हमने पूरी बना दी है। तो ये जो डेटा हमने ऊपर लिखा था ना ई वाला, वो शायद सेटिस्फाई हो रहा है क्या, कि ई की जो दादी है, तो ई की दादी कौन होगी भाई, ये देखो तीनों भाई बहन है, तो इनकी दादी कौन हो गई, एन। और एन की क्या बोला गया, केवल 2 बेटियां। और अगर वो 2 बेटियां, देखो यहाँ पर 2 बेटियां केवल हैं और 3 बच्चे यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब के तो फीमेल होगी। एन की 2 बेटियां हैं और ऑब्वियस सी बात है एक क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ई के दादी की 2 बेटियां। तो ये कुछ काफी हद तक बनता दिखाई दे रहा है। आगे बोला गया नो पेरेंट हैज मोर देन 3 चिल्ड्रंस। कोई भी ऐसे माता पिता नहीं है जिनके पास 3 से ज्यादा बच्चे हैं। देखो इनके कितने बच्चे हैं भाई, इनके तो इनके भी 3 बच्चे हैं। ये पेरेंट्स हैं। यहाँ पे देखो बी के, हालांकि हस्बैंड के बारे में बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर बी के भी देखो यहाँ पे 2 बच्चे, और इनका भी केवल एक ही बच्चा है। देखो सारे के सारे हो गए, मेरे ख्याल से 10 लोग हो गए, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल हो चुका है। एक नाम बचा कौन सा है, एक नाम बचा कौन सा भाई, इसमें आर बच गया, तो आर यहाँ आ जाएगा। तो आप नोटिस करोगे पूरा का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब जब ये पूरा फैमिली स्ट्रक्चर बन चुका है
तो उठाओ और इनके 5 क्वेश्चन आप आसानी से दे दो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो वीडियो को फिर से पीछे लेके जाइए और एक बार फिर से इस सेशन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और आपको समझ में आएगा। जरा देखें इससे क्या कोई क्वेश्चन दिया गया क्या, इससे कोई क्वेश्चन दिया गया? तो जी हाँ, इससे काफ़ी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ये पहला क्वेश्चन तो मुझे दिख ही रहा है इसमें, ठीक है। ये सब हटा दो यहाँ से, और हिंदी भी फिलहाल मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आंसर मुझे दिख जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, बताओ कि जो P है ना वो कौन है, P कौन है R की। तो जो P है वो R की कौन होगी, जरा सोचो। तो P कहाँ पे, ये रहा। तो P कौन है भाई, R की। जरा देखियो, नोटिस करो तो P जो है वो कौन है, किसकी, R की। तो देखो ना, R ये है, तो R की ये मम्मी हो गई, और मम्मी के सगे भाई हैं तो मामा हो जाएंगे। और मामा को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मैटरनल अंकल, मतलब कि जो P है वो R के मामा हो जाएंगे। देखो जरा और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें, 5 क्वेश्चन तो इससे बनता है। देखो और कोई क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, हालांकि शायद यही क्वेश्चन है, रुको इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगला होगा, लेट्स सी। हाँ, एक क्वेश्चन और इससे, जरा देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई। देखो जरा इसमें क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन बोला गया हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। भाई परिवार में महिलाएं कितनी, जरा देख लो। तो इस परिवार में अगर महिलाओं की बात करूं मैं, तो देखो 1, ठीक है, 2, ये देखो 3, 4, 5, 6 और 7 महिलाएं मुझे दिखाई दे रही, 7 महिलाएं हैं। तो ऑप्शन में 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका क्या, इसका आंसर आ जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, 7। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने। देखो बड़ा क्वेश्चन देखिए स्टैंडर्ड सेट करा है, तो आप छोटा क्वेश्चन दूंगा तो आप बनाओगे, तरीके से बनाओगे तो चीजें बन जाएंगी। वीडियो को पॉज करो, जरा बनाने की कोशिश करो। आई विश आपने इसको बनाया होगा और बना भी होगा आपसे, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जरा भाई, मैं मानता हूं ऐसा कि एक बार आप क्वेश्चन बना लो, पूरा खेल यही होना चाहिए। अगर आपका बन गया तो ये तय मान के चलो कि आपके आंसर्स जो भी पूछे जाएंगे वो आप कर लोगे। हाँ, अगर आपकी किस्मत खराब है कि आप बनाने के बाद भी क्वेश्चन गलत पढ़ के आंसर दे रहे हैं तो वो बात अलग है। तो क्वेश्चन सही पढ़ना। परिवार में 7 लोग हैं भाई, मेल की संख्या जो है वो ज्यादा है फीमेल से, ठीक है। जो टी है उसकी शादी एफ से हुई है, तो टी की जो शादी हुई है वो एफ से हुई है। चलो भाई, हस्बैंड वाइफ कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन है हस्बैंड वाइफ। आगे बोलता है वो कि हु मतलब कौन, एफ, यानी जो एफ है वो मम्मी है 2 बच्चों की। तो एफ अगर मम्मी होगी तो टी तो पापा हो जाएंगे भाई, हस्बैंड हो जाएंगे। और इनके 2 बच्चे, वो 2 बच्चे कौन हैं मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। तो चलो भाई ये बना दिया मैंने। आगे देखो, नेक्स्ट पढ़ लो क्या बोला गया, नेक्स्ट पढ़ो जरा सा कि 2 बच्चों की यहाँ पे क्या है, मम्मी है। अच्छा, आगे बोला गया टी हैज अ सिस्टर इन लॉ यू। भाई टी की एक सिस्टर इन लॉ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम, अच्छा यू नहीं है, यहाँ पे डॉट लगा है। टी की एक सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। अगर टी की सिस्टर इन लॉ है तो यहाँ पे साली ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। इनकी ननद तो लगेगी नहीं भाई, टी मेल है तो इनकी बहन हो जाएगी, एफ की सिस्टर हो जाएगी। एक उसका नाम मुझे नहीं पता कि जो टी की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। यू जो है ना वो दादाजी हैं किसके भाई, बी के, लेकिन वो टी के पापा नहीं है, समझना। यू जो है वो किसके दादाजी हैं भाई, यू इज अ ग्रैंडफादर ऑफ बी, लेकिन वो टी के पापा नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि इसमें यू जो है वो ग्रैंडफादर होंगे किसके, बी के। तो ये बी इनमें से कोई एक होगा, और बी के दादाजी मतलब पापा के पापा ही नहीं होता, नाना जी को भी ग्रैंडफादर कहते हैं। तो एफ के पापा हो जाएंगे यू, जो कि बी के ग्रैंडफादर लगेंगे भाई, टी के पापा नहीं है, तो ये हो जाएगा इसमें। आगे जरा देखो, जो क्यू है ना वो एस की क्या है, मदर है। कौन, क्यू। क्यू अगर एस की मदर है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे क्यू और एस होंगे, तो इसको अलग से लिख लो। क्यू जो है वो मम्मी है एस की, चलो जिसके बारे में ना पता चले अलग से लिख लो यहाँ पे। आगे बोला गया क्या कि जो जे है वो टी का बेटा है, तो टी का बेटा एक है जिसका नाम जे है, तो ये लो भाई जे आ गया टी का बेटा, फिलहाल ऐसे बन गया। आगे देखो, आगे क्या बोला गया, जे इज द सन ऑफ टी हु मतलब कौन, टी। जो टी है वो ब्रदर इन लॉ है एस के, तो नो डाउट यहाँ पे कौन आएगा, एस। एस के ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा जी यहाँ पे होंगे। देखो एस की बहन का पति, तो जीजा जी हो गए। अब जैसे ही एस आया तो एस के नीचे कौन आ जाएगा भाई, सॉरी, एस की जो मम्मी होंगी वो क्यू हो जाएंगी, एस की जो मम्मी हो जाएंगी क्यू, और वही क्यू किसकी वाइफ हो जाएंगी, यू की वाइफ हो जाएंगी। तो आप नोटिस करो 2 3 5 और 2 7 लोग यहाँ पे बन चुके हैं, और पुरुषों की संख्या ज्यादा है महिलाओं से। तो पुरुष कितने हैं, 1 2 3, और महिलाएं कितनी, 1 2 3। तो इसका मतलब ये हो जाएंगे पुरुष, तो पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी, मेल जो है वो ज्यादा हो गए,
फीमेल जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। समझ में आई बात? परफेक्टली। चलो परफेक्टली समझ में आ गया तो उड़ाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। अब इसमें पूछा क्या गया भाई, टी का रिलेशन बी से बताओ। जो टी है उसका रिलेशन बी से कौन है? तो टी जो है ये है, वो बी के कौन होंगे? तो बी के पापा ही तो होंगे ना, फादर फादर फादर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, फादर। द टी है वो बी के क्या होंगे? पापा। याद रखना जो नाम पहला होता है ना, इसी के बारे में बताना होता है। तो टी जो है वो फादर हो जाएंगे बी के, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, फिर से देखो, आपको हमेशा याद रखा है मैंने कि क्वेश्चन जो दिया है वो हमेशा क्या स्टैंडर्ड सेट करने के हिसाब से दिया है, वही क्वेश्चन है भाई। और इससे अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, जरा देख लो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखो जरा सा, 5 में से 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है और जो अलग है वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है भाई। तो लेट्स सी, यहां पे देखो जरा सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कैसे हो जाएगा जरा समझना। क्या बोला गया, 4 ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्वियस सी बात है 5 में से 4 एक जैसे हैं। तो एफ यू की बात करें तो एफ यू मतलब क्या हो गया, यहाँ पे छोड़ दो फिलहाल। तो एफ यू की क्या है भाई, बेटी है। क्यू बी, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। टी एस मुझे यहाँ पे दिख रहा। अच्छा एक बात बताओ, एफ यू में नोटिस करना एक मेल और एक फीमेल है, क्यू और बी में बात करना तो एक मेल और एक फीमेल है, टी और एस में बात करना तो एक मेल और एक फीमेल है, जे और यू की बात करें तो जे भी मेल है, यू भी मेल है, ठीक है, ध्यान रखना। और टी और बी की बात करें तो टी मेल है और बी मेल। अब जरा सोचो कि इनमें से क्या पूछा गया कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक सर्टेन वे। भाई किसी न किसी तरीके से ये लोग जो हैं वो एक ही ग्रुप से हैं, कोई एक अलग है। अब मेल और फीमेल से देखा तो यहाँ पे मेल फीमेल आ गया, लेकिन लास्ट के 2 में दोनों मेल आ गया। टी और बी देखो मेल है और जे और यू भी क्या है भाई, यहाँ पर मेल है। तो इसका मतलब मेल फीमेल का लॉजिक लग नहीं रहा। अब आगे देखो जरा सा, एफ यू की बात करें, चलो एक जनरेशन गैप है। क्यू और बी की बात करें तो 2 जनरेशन का गैप है। टी और एस की बात करें तो सेम जनरेशन। तो जनरेशन की कहानी भी यहाँ पे नहीं लग रही है। और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या लॉजिक हो सकता है। जे और यू की बात करें, अच्छा यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसे भी आप जा सकते हो। सब कुछ फेल हो रहा है भाई, ध्यान रखना, सब कुछ फेल हो गया। तो एफ और यू में अगर आप जाके देख सकते हैं तो एफ और यू के बीच में जनरेशन गैप है, कितना है वो नहीं, जनरेशन गैप है। क्यू और बी की बात करें तो जनरेशन गैप है। टी और एस सेम जनरेशन में, ठीक है, सेम जनरेशन में। जे और यू की बात करें तो यहाँ पे जनरेशन गैप है, और टी और बी की बात करें तो यहाँ भी जनरेशन गैप है। तो यहाँ पे एक चीज पकड़ में आ गई कि बाकी सारे जो हैं वो जनरेशन गैप में हैं, लेकिन टी और एस सेम जनरेशन में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी है। देखो हमने हर चीज कर देख ली, हर तरीके से आपने देखा कि क्या क्या हो सकता है। मेल फीमेल से देख लिया, मेल फीमेल के अलावा इसमें क्या देखा हमने यहाँ पे कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिख रहा हो या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हमने पाया कि भाई जनरेशन के हिसाब से पकड़ में आ जा रहा कि बाकियों में जनरेशन गैप है, कितना है नहीं पता लेकिन है। लेकिन टी और एस सेम जनरेशन के लोग हैं, इस वजह से इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए, तो आई विश आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यही तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है। अब जब अलग है तो इसको बनाओ। मैं क्वेश्चन ज्यादा रखने की कोशिश करा नहीं हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये बना लो। अगर आपने ये बना लिया है तो मान के चलो कि यहां पे सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। चलो जरा देखो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 3 जनरेशन है भाई, और इस परिवार में नाम आपको दे दिया गया कौन कौन से लोग हैं, और फीमेल जो है यहाँ पे ज्यादा है, किससे भाई, मेल से। चलो बनाते हैं जरा, वीडियो पॉज करके आपने ट्राई किया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं किया होगा तो अभी भी कर दो, ठीक है। फिर मेरे वाले सॉल्यूशन से मिलाओ। तो 3 पीढ़ियों का परिवार है, 9 लोग हैं परिवार में, ठीक है। फीमेल ज्यादा है, मेल कम है, ठीक है। क्या बोला गया, डी जो है ना वो सिस्टर है एच की। अगर डी सिस्टर है एच की तो एच की एक सिस्टर है जिसका नाम डी है, डी फीमेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, जो बी है वो मम्मी है जी की। बी अगर जी की मम्मी है तो देखो जी की मम्मी कौन हो गई, बी हो गई, ठीक है। जी की मम्मी कौन हो गई, बी। अलग से लिख लो भाई। यहाँ पे क्या बोला गया आगे देखो जरा सा, जे इज अ ग्रैंड फादर ऑफ जी। जरा सोचो, अगर जे जी के ग्रैंड फादर है तो उम्मीद है कि जे यहीं कहीं होंगे, जो कि बी के पापा हो सकते हैं, ठीक है। जे जो है वो ग्रैंड फादर है जी के। एफ जो है वो मम्मी है एच की, ठीक है। तो एच की एक मम्मी है जिसका नाम कौन है, एफ, और वही एफ डेफिनेटली डी की मम्मी भी है, ठीक है। जो ए है वो ससुर है, फादर इन लॉ मतलब ससुर है, किसके भाई, बी के। अच्छा बी के ससुर ए है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको छोड़ दो यहाँ पे। तो बी के
कोई हस्बैंड या वाइफ होंगी जिनके पापा ए हैं, तो बी के ससुर हो गए, ठीक है। आगे देखो सी जो है ना वो सिबलिंग है, सी किसका भाई या बहन होगा, जी का, तो यानी जी और सी यहाँ पे हो जाएंगे। हालांकि जेंडर क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन एक भाई और एक बहन होगा। ए का जो स्पाउस है, स्पाउस का वर्ड बताया था आपको, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, तो ए की जो वाइफ ही होगी क्योंकि ए यहाँ पर मेल है। ए की जो स्पाउस है ना उसके केवल 2 ही बच्चे, ठीक है, तो इसके केवल 2 बच्चे, जिसमें से एक ये है और एक और कोई होने वाला है, हमें नहीं पता कौन कैसे क्या है, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ए के स्पाउस के कितने बच्चे हैं, केवल 2 बच्चे हैं, और जो सी है ना वो एच की सास का ग्रैंडसन है। सी एच की कोई सास है, उनका ग्रैंडसन है। जरा सोचो, क्वेश्चन यहीं से पकड़ में आएगा कि क्या सी जो है वो ग्रैंडसन है एच की सास का, तो एच की कोई सास होंगी, मतलब एच की किसी से तो शादी होगी भाई, उनकी एक मम्मी होंगी जिनका ग्रैंडसन कौन है, सी, तो नो डाउट जो सी होगा वो यहाँ आ जाएगा एच का बेटा, सॉरी बेटी या बेटा हो जाएगा, और सी की बहन कौन हो जाएगी, जी, या भाई कौन हो जाएगा, जी, और सी का जो भाई है वो कौन है, जी है या बहन जी है यहाँ पे, ठीक है। और देखो जरा सी और जी की मम्मी कौन है, बी, तो नो डाउट यहाँ पे कौन आने वाला है, बी, और जो बी फीमेल होंगी, यहाँ पे ऐसा बोला गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बी कौन है भाई, फीमेल है ना, बी इज अ मदर है। अगर बी फीमेल होंगी तो नो डाउट एच उनके क्या हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। तो एच की सास के यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कौन है भाई, एच के सास के ग्रैंडसन है। सी इज द ग्रैंडसन ऑफ एच की मदर इन लॉ, सी इज द ग्रैंडसन बोला गया, तो सी अगर मेल होगा तो जी फीमेल हो जाएगी क्योंकि ये सिबलिंग है। तो सी जो है ना वो एच के सास का ग्रैंडसन है, ठीक है, एच के सास का ग्रैंडसन हो गया। अब जरा सोचो, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट कैसे करें भाई, बी के जो पापा हैं वो कौन है, जे, तो ऑब्वियस सी बात है जे जो होंगे वो इनके क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। वाइफ कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, ए और यहाँ पे लिखा गया है 0 और ए मेल हैं, तो इसका मतलब, और ए के भाई 2 बच्चे हैं, तो नो डाउट ए यहाँ आ जाएगा, जो कि ए कौन है, मेल है, और ए के 2 बच्चे हैं, एक का नाम एच है और एक का नाम डी है, और जिसमें से एच की शादी किसके साथ हुई है बेटा, बी के साथ। तो ये देखो रिलेशन यहाँ पे आराम से बनता दिखाई दिया, तो ये पूरा बन गया, जी और सी वाला डेटा पूरा बन गया। अब जरा देखो परिवार में कितने लोग हमें यहाँ पे बोला गया है, परिवार में टोटल 9 लोग हैं, गिनो जरा 9 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्टली 9 हो गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सारे के सारे लोग बैठ गए सिवा एक नाम के, और वो एक नाम ढूंढ लो, आपकी कहानी बन जाएगी। एक नाम है ABCDEFGH, है ना, तो ABCDE गायब है इसमें से, तो ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ई जो है वो जे की वाइफ हो जाएंगी। क्वेश्चन आपने पूरा पूरा बना लिया, सारी कंडीशन आपने पूरी पूरी मैच कर ली। स्टैंडर्ड सेट कर लो अपना कि क्वेश्चन कैसा भी है आप उसको लिखो, जो चीज कंफर्म नहीं है उसको अलग थलग लिखते जाओ, कुछ तो मिलेगा ऐसा जिससे आपकी सारी चीजें बनेंगी। अब जरा यहाँ बात सुनना, क्या परिवार में महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों से, तो महिलाएं गिनो कितनी है, तो 1 2 3 4 5 हैं, और पुरुष कितने 1 2 3 4, तो बिल्कुल पुरुष 4 है, महिलाएं 5 हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है। तो सारी कंडीशन के हिसाब से हमने डायग्राम परफेक्टली बना दिया। क्वेश्चन देख लें बेटा, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन इसका देख लो भाई, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ गिवन अरेंजमेंट, भाई इनमें से कौन सा सत्य है दिए गए कथनों के आधार पे, कि जो एफ है वो डी के ससुर है, एफ डी के ससुर है। जरा देखो ऐसा कुछ है क्या, तो एफ क्या डी के ससुर हैं, तो भाई एफ डी के ससुर नहीं सास हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा नो डाउट। दूसरा, डी और एच जो है वो बहनें हैं, डी और एच दोनों बहनें नहीं है भाई, एक तो भाई उसमें है, और ओनली 5 फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, परिवार में क्या 5 महिला सदस्य हैं, तो हाँ भाई ये सही लग रहा है मुझे, 5 महिला सदस्य हैं। दूसरा कि जे जो है, जे यहाँ पे जे लिखा है एक्चुअली, ये कि जो जे हैज 2 ग्रैंड डॉटर, भाई जे की 2 ग्रैंड डॉटर है क्या, ना 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 ना, एक ही है भाई जिसका नाम जी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ऑल अब तो गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो ये सब चीजें बहुत ही बेसिक हैं आपके लिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन बनना है। हाँ अलग बात है कि आप क्वेश्चन को गलत पढ़ के आ बैठे हैं, ठीक है। अगला ट्राई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, इससे मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था और वो एक क्वेश्चन आपने बनाया, क्योंकि क्वेश्चन मैटर नहीं करता, एक बार आप जब पजल बना लेते हैं ना तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। चलो अब ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार आपके लिए, जिस तरह से आपने स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करा है
उड़ा दो इस क्वेश्चन को, तो देखते ही उड़ाओ इस क्वेश्चन को, क्या बनेगा? टी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे? वीडियो को पॉज करके बनाओ। चलो मैं बना के दिखाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करें इसको। क्या बोला गया? टी जो है वो एफ का इकलौता बच्चा है। टी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ। टी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जो टी है वो एफ का इकलौता क्या है? चाइल्ड है। तो एफ का इकलौता चाइल्ड टी है, मतलब कि एक ही बच्चा है और वो बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। आगे बोला गया एफ की कोई भाई कोई बहन नहीं है, ठीक है, एफ की कोई सिस्टर नहीं है। और ई है जो एक्स का दामाद है। तो एक्स का दामाद मतलब एक्स का कोई एक बेटा होगा, सॉरी बेटी होगी, जिस बेटी का एक हस्बैंड है जिसका नाम कौन हो? ई होगा। तो एक्स का दामाद कौन हो गया? ई हो गया, ठीक है। अब जरा सोचो कि जो वी है वो एफ का ब्रदर इन लॉ है। अगर एफ का ब्रदर इन लॉ है कौन? वी, और हमको पता है कि एफ की कोई बहन नहीं है, तो वी एफ के जीजा जी नहीं हो सकते, फिर तो साले होंगे। इसका मतलब एफ की किसी से शादी हुई होगी, ठीक है, किसी से, और चूंकि वो ब्रदर इन लॉ है तो इसका मतलब एफ तो मेल होने वाले, नो डाउट एफ मेल होंगे। तो एफ का जो कोई वाइफ होगी जिसका भाई कौन होगा? वी हो जाएगा, जो कि एफ का क्या है? ब्रदर इन लॉ। एफ की कोई सिस्टर नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, एक अजम्पशन यहाँ लगा सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन अजम्पशन वो लगेगा ही नहीं कि एफ का कोई भाई हुआ तो भाई की वाइफ अगर वी हो गई तो वो ब्रदर इन लॉ नहीं लगेगा, तो मतलब ये सही है, ठीक है। एक्स जो है वो उसका कोई नीज नहीं है, ठीक है, एक्स की कोई नीज नहीं है, भतीजी भांजी नहीं है। आगे बोला गया के और वी जो है मैरिड कपल है, तो भाई के आ गया यहाँ पे, सॉरी नॉट के एंड वी है ना, यहाँ पे के और वी मैरिड कपल हैं। तो वी की शादी किसके साथ हुई है? के के साथ, ठीक है, और के डेफिनेटली फीमेल हो जाएगी। आगे जरा पढ़ लो इसमें, एस इज अ कजिन ऑफ टी। अच्छा, एस अगर टी की कजिन है मतलब एस नो डाउट हो सकता है वी का बेटा या बेटी हो, छोड़ो उसको जरा सा भी जाने दो। एस इज अ कजिन ऑफ टी, और आर जो है वो ग्रैंड डॉटर है एक्स की। एक्स की ग्रैंड डॉटर आर है, तो ये आर यहां हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर है किसकी? एक्स की, ठीक है। और आगे बोला गया एम जो है वो टी का बेटा है, एम इज द सन ऑफ टी, तो टी का एक बेटा है जिसका नाम एम हो जाएगा। चलो भाई ये बन गया। और आगे बोला गया एक्स वाइफ है एफ की, चलो भाई एक्स यहाँ पे जुड़ गई, और जैसे ही एक्स यहाँ पे जुड़ी तो यह एक्स से जुड़ा हुआ कौन आ गया? एक पर्सन, जो टी है वो फीमेल हो जाएगी, एक्स की बेटी, और जिसका पति कौन है? ई है, तो इसका पति कौन हो जाएगा? ई, और इन दोनों का एक बेटा होगा एम, और डेफिनेटली एक बेटी भी होगी जिसका नाम क्या है? आर, जो कि आर जो होगी इन दोनों की क्या होगी? बेटी हो जाएगी। तो ये देखो अगर आप नोटिस करोगे तो डायग्राम पूरा बन चुका है, सिंपल। आप देखो ना सारी कंडीशन मैच हो गई, टी जो है वो एफ की चाइल्ड हो गई, और एफ का कोई सिस्टर नहीं है, ये भी सही था, और ई जो है वो एक्स का दामाद है, एक्स का दामाद ई हो चुका है, और वी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रदर इन लॉ है एफ का, तो एफ का वो क्या हो गया? साला। और आगे क्या बोला गया इसमें कि एक्स की कोई नीज नहीं है, हाँ तो एक्स की कोई नीज नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखो के और वी जो है वो कपल है, वो भी सही है हमारा। और एस इज अ कजिन ऑफ टी, अच्छा टी का कोई कजिन है जिसका नाम एस है, तो एस अगर कजिन है तो इसका मतलब एस इन दोनों का बच्चा हो जाएगा। और नीज नहीं है मतलब एक्स का कोई नीज नहीं है, मतलब भाई की बहन बेटी नहीं है तो बेटा होगा, नेफ्यू हो सकता है, नीज नहीं होगी, तो एस यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा मेल। आगे बोलो क्या बोला गया इसमें कि जो आर है वो ग्रैंड डॉटर है एक्स के, तो एक्स का ग्रैंड डॉटर आर हो गई है, और एम जो है वो टी का बेटा है, चलो भाई टी का बेटा एम हो गया है, और एक्स की वाइफ कौन हो? एक्स वाइफ होगी किसकी? एफ की। क्वेश्चन हमारा प्रॉपर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब जरा देखो इससे क्वेश्चन कुछ पूछा गया क्या? इससे क्वेश्चन पूछा गया बताओ कि एफ का रिश्ता एम से क्या है भाई? एफ का जो रिश्ता है वो एम से क्या है? तो एफ कौन है एम के? तो एम के ग्रैंड फादर यानी दादाजी। आंसर आएगा इसका क्या? ग्रैंड फादर भाई, ठीक है, आंसर इज ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। परफेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? सी आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा। अब ये हमारा पजल फॉर्म के बाद अगर चले आगे तो अब हम कोडेड पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, कोडिंग ब्लड रिलेशन पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो कोडिंग ब्लड रिलेशन में आपके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अगर आया तो एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस हैं पजल वाले के, और इंडिकेटिंग के कोडिंग भी आ सकता है, इसलिए मैं कोडिंग को भी यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस सभी में देखो यहाँ पे दिया गया ए परसेंटेज बी, मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ सब में ए से शुरू है। तो अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे ना सबसे पहले सिंबल्स लिख लीजिए, जैसे परसेंटेज यहाँ पे लिख लिया मैंने, परसेंटेज का मतलब क्या है? ब्रदर, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है भाई? फादर है, डॉलर का मतलब फादर हो गया, ठीक है, ये भी लिख लेता हूं मैं। इसको शॉर्टकट में लिखने का एक बड़ा फायदा होगा कि क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। एट द रेट का मतलब क्या है? सन। और ये अलग से कब लिखना? जब सारे क्वेश्चन में ए की बात बोली तो ए से ही शुरू है, अगर बी से शुरू है तो आप उसको पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। स्टार का मतलब क्या है भाई? हस्बैंड, स्टार का मतलब हस्बैंड, क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी हटाऊंगा इसके बाद।
और हैश का मतलब है डॉटर, हैश का मतलब क्या हो जाएगा, डॉटर, ठीक है, डॉटर। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भाई, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस दिए गए समीकरण को हल करिए और बताइए कि जो बी है वो ई का कौन होगा। बी ई का कौन होगा, बहुत ही सिंपल सा इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां पे आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे पूछा, किसके बारे में गया, बी के बारे में गया, तो बी ई का क्या होगा ये पूछा गया। जरा देखो ध्यान से कि जो बी है वो ई का कौन होगा। तो देखो बी और ई के बारे में बताना है तो पूरा मत बनाओ, सिर्फ बी से ई के बारे में डेटा बना दो, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ई हैश, ठीक है, ई हैश यहां पे क्या दिया गया भाई, कॉपीराइट परसेंटेज बी। जरा सोचो कि ई हैश कॉपी परसेंटेज बी का मतलब क्या हो जाएगा। यहां पे ई का पूछा गया है बी से, तो हैश का मतलब आपको पता होगा डॉटर, तो ई के बेटी, और कॉपीराइट का मतलब यहाँ पे क्या दिया, कॉपीराइट नहीं, वो एट द रेट था शायद, मेरे ख्याल से। एक बार चेक करते हैं। आई थिंक यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है वो कॉपीराइट ऑप्शन में नहीं है ना, एक बार चेक कर लीजिए जरा सा, एक बार चेक करिए यहाँ पे क्या है जरा सा। हाँ इसमें कॉपीराइट नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये जो है ना कुछ भी एक रिलेशन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक नाम होगा मेरे ख्याल से, वो बाई मिस्टेक यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो इसको मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई नाम ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई नाम दे दिया आपने, क्या, यहाँ पे चलो ओ ले लेते हैं, ओ, ऐसे ओ ले लेते हैं, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि पूछा तो हमको बी के बारे में गया, ठीक है। तो ई हैश ओ और ओ परसेंटेज बी, तो हमारा रिश्ता क्लियरली आ जाएगा। तो हमको ई से बी बताना भाई, है ना। तो ई से बी बताने के लिए ई हैश सी, हैश का मतलब क्या हो जाएगा, डॉटर। तो जो ई है वो किसकी डॉटर हो जाएगी, ओ की। तो ओ की एक बेटी हो जाएगी जिसका नाम ई है, ठीक है। बेसिक तरीके से समझो जरा सा। और ओ परसेंटेज बी, परसेंटेज मतलब भाई है, तो ओ किसका भाई हो गया भाई, ओ जो है वो भाई हो गया किसका, बी का। देखो क्वेश्चन था कि ई जो है वो ओ की बेटी है और ओ भाई हो गया बी का। तो अगर ओ भाई हो गया बी का, अब चूंकि पूछा किसके बारे में गया है, बी के बारे में, तो बी का जेंडर क्लियर होना जरूरी है। तो उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो बी स्टार सी, और स्टार का मतलब हस्बैंड, यानी जो बी है वो सी का हस्बैंड है। तो अगर बी हस्बैंड होगा तो मेल हो जाएगा, और सी का हस्बैंड है तो सी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। तो हमको इन्फॉर्मेशन जितनी चाहिए थी हमने बना ली। अब पूछा गया बताओ भाई बी कौन है ई का, तो बी ई के कौन है, तो ई के पापा के भाई, और पापा के भाई को अंकल कहते हैं, चाचा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा, अंकल। और आसानी के साथ इसका आंसर आपने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या इसी से अगला क्वेश्चन भी है। शॉर्टकट वॉर्टकट पे बहुत ज़्यादा बिलीव मत करना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट पे बिलीव रखो यहाँ पे, ठीक है ना। सेम इक्वेशन है भाई, सेम समीकरण, तो जो लिखा है उसको रहने दो ऐसे ही। अब क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर डायरेक्टली आ जाए, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन पे यहाँ डायरेक्टली आ जाएं तो क्वेश्चन पे कैसे आएंगे, ये मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान से समझना कैसे आ सकते हैं। अब क्या बोला गया, अभी तुमने एक समीकरण हल किया, अब आपके सामने इतने सारे इक्वेशन आ गए। आपसे बोला गया कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो ये दर्शाता है कि जो एल है वो ई के फादर इन लॉ है। देखो भाई अभी तक सिंगल था तो तुमने एक को चेक कर लिया, अब इतने सारे अगर चेक करने होंगे तो यहां थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कैसे, देखो जरा सा, ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ई जो है वो, एल जो है वो ई के फादर इन लॉ है। अगर फादर इन लॉ है कौन, एल, किसके फादर इन लॉ हैं, ई के। ये बताइए कौन सा समीकरण ऐसा है जिसमें पता लग रहा कि एल फादर इन लॉ है। तो सबसे पहला काम जिसके बारे में पूछा गया है उसका जेंडर चेक करो। तो एल का जेंडर भाई, अगर एल फादर इन लॉ है तो एल इसमें कौन होंगे, मेल होंगे। तो जरा चेक करो क्या हर जगह एल मेल हो रहे हैं। तो पहले में देखो एल एट द रेट है, और एट द रेट का मतलब बेटा है, मतलब ठीक है। इसमें एल के साथ स्टार है और स्टार का मतलब हस्बैंड, ये भी ठीक है। इसमें एल के साथ हैश है और हैश का मतलब बेटी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एल को हमको मेल चाहिए। इसमें डॉलर है तो डॉलर का मतलब क्या है, फादर, ठीक है। डॉलर का मतलब इसमें क्या है भाई, फादर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ बनती दिखाई दे नहीं रही। और इसमें एक चीज़ और गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि बीच में सिंबल ही नहीं है इसके, तो पी और ई के साथ यहाँ पे ये कैंसिल हो ही जाएगा। और अगर ये हो गया है तो हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन। अगर इन दोनों ऑप्शन में से आंसर आया तो ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आप एक काम कर लीजिए, एल का रिलेशन ई से पूछा गया, तो आप नोटिस करेंगे एल और ई इसमें अगल बगल ही दिख रहे हैं और इसमें थोड़ा सा दूर दिख रहे हैं। तो अगर ये अगल बगल हैं तो डेफिनेटली फादर इन लॉ नहीं हो सकते।
एट द रेट का मतलब सन है, मतलब एल ई का बेटा है, तो भाई फादर इन लॉ कैसे होगा, तो कैंसिल हो गया। अब या तो ये आंसर होगा या तो नन ऑफ दीज लगा दो यहाँ पे। तो जरा देखो एल स्टार बी, अभी मैंने कोई बनाया ही नहीं इक्वेशन, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। एल स्टार बी, स्टार का मतलब हस्बैंड होगा, तो एल किसके हस्बैंड है, बी के, एल बी के हस्बैंड है, और बी हैश ई, हैश का मतलब डॉटर, सो बी जो है वो ई की डॉटर है, ठीक है। अब जरा सोचो अगर एल बी के हस्बैंड होंगे, सॉरी एल जो है स्टार का मतलब हस्बैंड है ना, एल हस्बैंड है बी के, तो बी तो वाइफ होंगी, और बी हैश ई, हैश का मतलब डॉटर, तो बी ई की डॉटर है, तो ई की अगर डॉटर हो गई तो जरा बताओ क्या एल ई के ससुर लग रहे हैं, नहीं लग रहे भाई, तो इसका आंसर आप बेझिझक नन ऑफ दीज दे देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। बिना समय गंवाए आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। एक और तरीका है 1 और 0 मेथड वाला, लेकिन यहाँ पे इतने छोटे से क्वेश्चन में उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप ऐसे भी बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे जरा क्वेश्चन ट्राई करें इसमें। नेक्स्ट ये देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके इक्वेशन चेंज कर दिए गए, और अब की बार इक्वेशन चेंज किया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है ना। कैसे, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ लिख दी लास्ट में, x एट द रेट वाई में क्वेश्चन x से शुरू हो रहा है, वो x डॉलर y में x, सब में x से शुरू हो रहा है। तो एक काम करें, इसको फिर से लिख लीजिए। पहला वाला क्या है, एट द रेट, और एट द रेट का मतलब क्या है, मदर, ठीक है। x एट द रेट का मतलब क्या है भाई, मदर है, मॉम लिख लिया मैंने यहाँ पे। डॉलर मतलब भाई यहाँ है क्या है, हस्बैंड है, तो डॉलर मतलब क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, तो हस्बैंड लिख लीजिए इसको। इसके अलावा अगर ध्यान से देखो, हैश का मतलब क्या होगा, सिस्टर, तो हैश का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, ये भी डन हो गया। और स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, सन, तो स्टार का मतलब जो हो जाएगा वो सन हो जाएगा। तो आपने इसको लिख लिया, और एक बार जब आपने लिखा तो फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला गया था कि इनमें से बताइए समीकरण को हल करेंगे तो इन चारों में से, पांचों में से कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, जरा सॉल्व कर लो ये वाली चीज। तो एफ हैश जे, हैश का मतलब सिस्टर है, कि एफ जो है वो सिस्टर है किसकी, जे की, ऐसे बना लिया। जे स्टार टी, स्टार का मतलब आपको क्या दिया है, बेटा, तो जे टी का बेटा है, तो जे अगर बेटा होगा टी का, तो टी इसके पापा हो जाएंगे या मम्मी हो जाएंगी। टी डॉलर आर, डॉलर मतलब क्या है, हस्बैंड, तो टी जो है वो हस्बैंड है किसके, आर के, तो नो डाउट आर इसकी क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी, ठीक है। और आर एट द रेट एल, एट द रेट का मतलब मदर, आर मम्मी है किसकी, एल की, तो ऑब्वियस सी बात है एल भी इन दोनों का बेटा या बेटी होगा, एल भी इन दोनों का या तो बेटा या बेटी होगा, क्योंकि आर मम्मी किसकी है, एल की। तो इक्वेशन तो पूरा बन गया। जरा चेक करो कौन सा सही है। तो एल इज द ब्रदर ऑफ एफ, क्या एल एफ का भाई है, एल जो है वो एफ का भाई है। जरा चेक करो, इसको मैं हटा दे रहा हूं, एल क्या एफ का भाई है, तो एल का जेंडर क्लियर नहीं है भाई, तो गलत हो गया। एफ जो है वो एल की सिस्टर है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। और एफ जो है वो जे का भाई है, ये भी गलत है। और एल इज अ ब्रदर ऑफ जे, क्या एल जे का भाई है, ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या आएगा, सॉरी ये तो गलत हो गई होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी पे आप बिल्कुल जा सकते हैं और बिल्कुल सही तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात आपको, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन बेटा, इसका आंसर ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, जरा देखो, अगला क्वेश्चन फिर से यही है, तो इसके इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी वो हम वही कलेक्ट कर लेंगे। और इनकी इन्फॉर्मेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ लिख लेता हूँ कि एट द रेट का मतलब क्या था, मदर, थोड़ा सा साफ साफ दिखाई देगा। और उसके बाद क्या था भाई हमारा डॉलर, और डॉलर का मतलब क्या दिया गया था, हस्बैंड, तो हस्बैंड कर लिया मैंने यहाँ पे। हैश का मतलब क्या दिया गया था भाई, सिस्टर। इसमें रिवर्स करके भी लिख सकते हैं कि यानी ए से या एक्स से ना शुरू करके वाई से, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मेंस में अक्सर वाले क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जामिनर, अगर दिया तो बड़े लेवल पे। यहाँ पे सन हो गया, ठीक है। चलिए आगे जरा देखें इसमें, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट कि आर जो है वो टी की बेटी है, ऐसा कैसे पता चल रहा है। जरा सोचो, अगर आर, मैंने क्या बताया था, अगर आर बेटी है तो सबसे पहले आर का जेंडर क्लियर करो, तो आर कौन होगी, फीमेल होगी। और अगर आर फीमेल होगी तो इसका मतलब जरा देखो, क्या हर जगह पे आर फीमेल है, तो आर के साथ हैश लगा है, और हैश का मतलब सिस्टर, फीमेल है, इसमें भी फीमेल है, इसमें स्टार है, और स्टार का मतलब बेटा होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन, तो कैंसिल कर दो। इसमें देखो आर जिसके बारे में पूछा गया वो लास्ट में है, अगर वो लास्ट में है तो उसका जेंडर ही क्लियर नहीं, जिसके बारे में पूछा है अगर वो लास्ट में है तो वो आंसर कभी भी सही नहीं होता है। कब, जब क्वेश्चन में आपके यहाँ पे
ए से शुरू हो डेटा, जैसे a@b में a से शुरू हुआ है, तो याद रखना उस सिचुएशन में जिसके बारे में पूछा गया है अगर वो लास्ट में है तो गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, बस इन्हीं में हमारा आंसर छुपा है। हमको बताना है कि इसका आर से टी का बताना है। अब चूंकि क्या बोला गया इसमें डॉटर, अब इसको करने का एक मेथड आपको बताता हूं मैं। इस मेथड को आप शायद जानते भी होंगे, वो होता है 1 और 0 वाला मेथड। जरा सोचो, आप यहां पर हैं 0 पे, आप 0 जनरेशन पे हैं, है ना, 0 पे हैं। आपसे एक जनरेशन ऊपर अगर जाएंगे तो आपके पापा मिल जाएंगे, आपसे 2 जनरेशन ऊपर जाओगे तो आपके दादाजी मिल जाएंगे, नो डाउट। आपसे एक जनरेशन नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे कौन मिलेगा, बेटा, और एक जनरेशन और नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पोता। तो ध्यान रखना यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली है कि आपकी जनरेशन में से आपके भाई, आपकी बहन, आपके जीजा जी, भाभी, ये सब आपकी जनरेशन में, तो इनमें क्या लगने वाला है, 0। आपसे एक जनरेशन ऊपर कोई जाएंगे तो पापा हो जाएंगे, मम्मी हो जाएंगी, मामा हो जाएंगे, मामी हो जाएंगी, आपके दादाजी, नाना जी, दादी, दादी, नानी, ये सब 2 जनरेशन ऊपर हो जाएंगे। सिमिलरली आपका कोई बेटा या बेटी है तो -1 में आएगा, और उसका बेटा या बेटी है तो -2 में आपके रिस्पेक्ट में आएगा। सब आपके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। आप जरा देखो इस तरह से कैसे करेंगे। आर अगर बेटी है टी की, आर अगर टी की बेटी है, इसका मतलब डेफिनेटली बेटी मतलब फीमेल होगी, और सबसे बड़ी बात है बेटी मतलब एक जनरेशन नीचे होगी। भाई आपकी बेटी आपसे एक जनरेशन नीचे होगी, तो जो आंसर आएगा वो -1 में आएगा। -1 क्यों? क्योंकि एक जनरेशन नीचे जा रहे हैं। जरा चेक करो क्या -1 सब में आ रहा। पहला देखो जरा, हैश, हैश का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, सिस्टर। सिस्टर तो सेम जनरेशन में होती है तो उसको 0 कर लो। हमको आर से टी चलना है भाई, तो आर से टी ही जाएंगे। स्टार का मतलब क्या है, बेटा, सन। सन जो है वो एक जनरेशन नीचे होगा तो -1 कर लो। और @ का मतलब मदर, मदर एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगी मतलब +1 कर लो। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा भाई, इनका रिजल्ट आएगा 0। तो हमको आंसर -1 में चाहिए, रिजल्ट 0 में आ रहा, तो चांसेस हैं कि ये आंसर नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आंसर नहीं होगा, चांसेस कम है इसके। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लें भाई। तो आर से टी चलना है, हैश मतलब ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सिस्टर, यानी 0 लेके चलो। ये मेथड से चेक कर सकते हैं, कभी कभी ये मेथड फेल भी हो जाता है, लेकिन आपको एक बार शुरू तो करना है। हालांकि आपने 3 ऑप्शन तो उड़ा दिए हैं, बस 2 ही ऑप्शन बचे। आप चाहें तो बेसिक तरीके भी चेक कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप आराम से कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या बोला गया, स्टार। स्टार का मतलब सन है, सन मतलब एक जनरेशन नीचे होगा, -1। और डॉलर मतलब क्या है, हस्बैंड। हस्बैंड देखो सेम जनरेशन में होता है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया बेटा, -1 में आया। और हमको क्या चाहिए था, -1 में ही चाहिए था। तो इसका अब मैं श्योर हूं कि आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये मेथड समझ में आया। इस मेथड से भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे मैंने किया भाई, कि जो सेम जनरेशन में है उसको 0 रखा। हैश में देखो जिससे पूछा जाए, आर का टी से पूछा गया तो आर का टी से ही जाएंगे भाई। अगर टी कहीं बीच में होता तो आप वहीं तक जाते, जिससे जिसका पूछा गया है उतना ही चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया। स्टार मतलब यहाँ पे क्या दिया था भाई, स्टार मतलब बेटा, तो बेटा एक जनरेशन नीचे होगा ना, तो -1 किया। डॉलर मतलब भाई हस्बैंड था, तो हस्बैंड सेम जनरेशन में होगा, तो इनका रिजल्ट क्या आ गया, -1। ऊपर वाले का रिजल्ट 0 आया था, और हमको रिजल्ट किस में चाहिए था, -1 में, तो हमको मिल गया सेकंड में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। आर यहाँ पे देखो फीमेल है, आर फीमेल ही होना चाहिए। देखो हैश का मतलब सिस्टर है। तो कुल मिला जुला के क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गया, तो आप बेझिझक इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे कि इनटू का मतलब क्या है भाई, फादर है। इनटू का मतलब फादर है, प्लस का मतलब क्या है, वाइफ है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, वाइफ हो गया, ये भी आपने डन कर लिया। डिवाइड का मतलब डॉटर है, तो डिवाइड का मतलब जो होगा वो डॉटर हो जाएगा, ठीक है, डॉटर हो जाएगा। और माइनस का मतलब सन है, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, सन, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने दे दी गई। चलो बताओ, इसको खत्म करते हैं, आगे जाओ क्वेश्चन पे। अब अगर क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन क्या जरा पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया इनसे, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़ा कॉमन है, पूछा जा सकता है कि बताइए व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। बताइए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऐसा क्या आएगा जिससे क्यू जो है वो टी का नेफ्यू हो जाए। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ यहीं लगा है, यहाँ पे ये नहीं, ये तो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन मार्क है। तो पूछा गया कि बताओ जरा इस क्वेश्चन मार्क पे ऐसा क्या करूं कि टी जो है, क्यू जो है वो भतीजा हो जाए टी का। तो कुछ नहीं करना, इसको बना लो जरा सा, इसको जरा बनाओ। तो क्यू भतीजा मतलब मेल चाहिए मुझे, तो यहाँ पे साइन में देखो ये वाला प्लस का साइन तो आ नहीं सकता, क्योंकि प्लस करेंगे तो क्यू फीमेल हो जाएंगी, और अगर क्यू फीमेल हो जाएंगे तो प्लस का साइन हटा दो यहाँ से। और फीमेल वाला साइन कौन सा, डिवाइड है, तो ये भी हटा दो, कभी नहीं होगा। और फीमेल वाला साइन कौन सा भाई, कोई है क्या, नहीं, तो इनटू और माइनस के साइन के हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर फादर बना दिया क्यू को, तो क्यू अगर फादर हो गया तो चांसेस कम यहाँ पे नेफ्यू आने के हैं, तो फादर को भी फिलहाल के लिए एलिमिनेट कर दो।
इसको भी फिलहाल के लिए एलिमिनेट कर रहा हूं, तो बचा क्या हमारे पास माइनस। तो अगर मान लो मैं माइनस यहां रख के देख लूं, जरा समझना ध्यान से, अगर मैं माइनस रख के देख लूं यहां पे, तो क्यू माइनस आर, और माइनस का मतलब क्या है बेटा, सन, तो क्यू बेटा किसका हो गया, आर का बेटा हो गया क्यू। और आर डिवाइड एस की बात करूं तो डिवाइड मतलब बेटी, आर किसकी बेटी है भाई, एस की, यहां लिख लेता हूं मैं इसको, क्यू बेटा हो गया किसका, आर का, और आर डिवाइड एस मतलब आर जो है वो बेटी हो गई किसकी, एस की, और एस इंटू टी, इंटू मतलब फादर, एस किसके पिता हो गए, टी के, तो एस अगर टी के पिता होगा तो ये टी यहाँ आ जाएगा, और टी आर का या तो भाई होगा या बहन होगी, मुझे नहीं पता, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आपसे जो पूछा गया है कि क्या क्यू जो है वो टी का नेफ्यू होगा, तो बिल्कुल टी की बहन का बेटा और आपकी जो सिस्टर है उनका जो बेटा होगा वो नो डाउट क्या होता है, नेफ्यू ही तो होता है भाई, नो डाउट क्या हो जाता है, नेफ्यू ही तो हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आगे कैसे करेंगे, तो इसका आंसर अब आप बिल्कुल श्योरली लगा सकते हैं, आंसर इज माइनस। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, तब जाके चीजें आपसे बनेंगी। अब आपको बोला ही गया कि वो नेफ्यू है, तो नेफ्यू मतलब मेल होगा, कौन होगा, क्यू, तो क्यू के साथ जो साइन आएगा वो मेल वाला साइन होगा, तो मैंने तुरंत फीमेल वाले साइन हटा दिए, वाइफ वाला साइन हटा दिया, प्लस और डिवाइड हटा दिया, यहां पे कौन सा, डॉटर वाला, और डिवाइड हटा तो ये साइन भी हट जाएगा, ये भी कैंसिल कर दो। समझ में आई बात? तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आई विश आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इसी सीख को आप एक फाइनल कह सकते हैं कि अपने टचअप में ले चलना और सिलेक्शन की नींव को पक्की कर लेना भाई। ब्लड रिलेशन जो है वो आपने बना लिया है। इसके बाद एक नए सेगमेंट के साथ मैं आपको मिलूंगा, और वो सेगमेंट होने वाला है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। तो अगला जो सेशन होगा वो ऑर्डर एंड रैंकिंग पे बात करेंगे। सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन पे मैं बात करूंगा एक एक करके, और जैसे ही सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे जो मुझे पता है आपके प्रीलिम्स में आने वाले हैं, फिर हम इसके मिक्स टॉपिक करेंगे, मतलब 3-3 टॉपिक्स को मिक्स करके आपके सामने लेके आऊंगा और क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो मजा आएगा। और फिर उसके बाद एक फाइनल मॉक टेस्ट आपको कराऊंगा, 40 क्वेश्चन जिसमें रहेंगे, और फिर देखेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होता नहीं। तो आपकी तैयारी, हमारी तैयारी इज इक्वल्स टू सक्सेस। तो बस इसी को आप लेके चलना। और आपको बता दूं कि हमारे सेशंस को आप हमारे दूसरे जगह से भी हमको फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे ऐप के थ्रू हमारे सेशंस आप देख सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है वहां से आप देख सकते हैं, www.magnetbrains.com आप डालेंगे गूगल पे, या magnetbrains.com आप डालेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन करना है। तो आपके सामने यहाँ पे क्या हमारे टॉप कोर्सेज दिखेंगे, उन टॉप कोर्सेज पे आपको नीचे जाके मिल जाएगा भाई बैंक और एसएससी, आप उसको क्लिक करेंगे, रेलवेज भी वहां पे मिलेगा आपको, तो आप बैंकिंग को क्लिक करेंगे तो बैंकिंग के पूरे सेगमेंट आपके सामने हो जाएंगे। जिस भी एग्जाम को आपको प्रिपेयर करना है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और कंप्लीट पूरा का पूरा पैकेज आपको यहीं मिल जाएगा। और फिर से सुन लो, ये सारी चीजें जो आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी हर एक चीज आपको यहां से फ्री दी जा रही है, तो क्यों पैसा फालतू इन्वेस्ट करना। सिलेक्शन लो, घर बैठ के पढ़ाई करो, ना बाहर जाने का टेंशन है, ना बाहर जाके रूम लेना है, कोचिंग की फीस देना है, सबसे मुक्त हो जाओगे। जहां भी हो घर पे रहो, बस अपना इंटरनेट का डेटा कराओ और बैठो, सारी प्रिपरेशन हम आपको घर बैठे कराएंगे। बस हम आपसे क्या गुरुदक्षिणा चाहते हैं, ये सेशन को लाइक करो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो और दूसरों से भी करवाओ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली कहानी के साथ बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ, और आई विश कि आप इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।